संसद के विशेष सत्र को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। संसद का विशेष सत्र 24 जून से बुलाया जा सकता है। 24 और 25 जून को सांसदों का शपथ ग्रहण होने की संभावना है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को हो सकता है। विशेष सत्र स्पेशल सेशन 24 जून से 3 जुलाई तक हो सकता है, यह जानकारी भी सामने आ रही है। कुल 8 वर्किंग डे का यह विशेष सत्र होगा। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमोद, अब तारीखें सामने आ गई हैं संसद के विशेष सत्र की, और क्या जानकारी मिल रही? देखिए समीर, संसद के विशेष सत्र की जो तारीखें आई हैं 24-25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा और 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद ये 8 सीटिंग का टोटल सेशन होगा। छोटा सेशन होगा, लेकिन दूसरा जो सेशन होगा जिसको बजट सेशन के तौर पे माना जाएगा वो 4 जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 4 जुलाई को जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी और उसके बाद तकरीबन ये 21 सीटिंग होंगे इसमें टोटल, और ये 24 से लेकर 3 अगस्त तक ये चल सकता है। तो ये एक जानकारी इसमें नई भी आ रही है। तो कुल मिलाकर जो एक ये चर्चा थी कि कब से सेशन शुरू होगा, वो अब ये पटाक्षेप होने वाला है और ये लग रहा है कि 25-26 को उनका शपथ ग्रहण हो सकता है। 24 तारीख से 24 से सेशन शुरू हो जाएगा और 8 दिन तक ये चलेगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, स्पीकर का चुनाव वो 26 जून को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार अपना संभाल लिया है। दफ्तर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए अमित शाह जाते हुए अपने दफ्तर में गृह मंत्री के तौर पर एक बार फिर से अमित शाह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब अपने केबिन में नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी तस्वीर जब गृह मंत्रालय वो पहुंचे अपना कार्यभार संभालने के लिए, तो गृह मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। और अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उनके दोनों एमओएस भी मौके पर मौजूद रहे और गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले अमित शाह दिल्ली के पुलिस मेमोरियल पहुंचे। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अमित शाह दूसरी बार देश के गृह मंत्री बने हैं। उनके कंधों पर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालने से पहले अमित शाह पुलिस मेमोरियल पहुंचे और उनके साथ गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस मेमोरियल पहुंचने पर उन्हें सलामी दी गई। उन्होंने शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं पुलिस मेमोरियल और पदभार संभालने से पहले पुलिस मेमोरियल पहुंचकर जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनको पहले यहाँ पर परेड सलामी दी जा रही है और उसके साथ ही तमाम जो शहीद हुए हैं उनको यहाँ पर पहले श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और दूसरी बार गृह मंत्री बने हैं और इस दौरान पदभार संभालने से ठीक पहले अपने दफ्तर का कार्यभार संभालने से पहले अमित शाह पहुँचे हैं पुलिस मेमोरियल। और यहाँ देखिए जो शहीद हुए हैं उनको यहाँ पर स्थल पर पहुंचकर अमित शाह द्वारा जो है श्रद्धांजलि दी गई है। और मोदी सरकार के कुछ और मंत्रियों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने विभागों के बंटवारे के बाद कार्यभार संभाल लिया। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचने से पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। चिराग पासवान अपनी मां के साथ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का चार्ज लेने पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली मंत्री का पदभार संभाल लिया है। खट्टर से पहले ये विभाग आर.के. सिंह के पास था। जयंत चौधरी को कौशल विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। उन्होंने भी मंत्रालय पहुंचकर अपना विभाग संभाल लिया है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इस दौरान हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहे।
अर्जुन राम मेघवाल ने कानून और न्याय मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। पिछली सरकार में भी उनके पास इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। और पदभार संभालने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के एजेंडे को लेकर क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। विभागों के बंटवारे के बाद मोदी सरकार के मंत्री एक्शन में आ गए और सुबह ही मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। एस जयशंकर ने एक बार फिर से विदेश मंत्री की कमान संभाल ली। पदभार संभालते उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंक अच्छे पड़ोसी की नीति नहीं हो सकती। अश्विनी वैष्णव ने भी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। मंत्रालय पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी है। गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री के रूप में पदभार संभाला। उसके साथ पवित्रा मार्ग्रेटा ने कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसे आगे बढ़ाने का काम और तेजी से होगा। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अभी बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। सोर्सेस के हवाले से जानकारी है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक पद पर ही रहेंगे जेपी नड्डा और मंत्रालय के साथ पार्टी का काम देखेंगे जेपी नड्डा। अगले अध्यक्ष का चुनाव सितंबर-अक्टूबर तक होना है। जल्द कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। और आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाते हैं। मनसुख मांडविया अपने मंत्रालय में पहुंचे हैं कार्यभार संभालने के लिए। पिछली सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, इस बार इनका विभाग बदल दिया गया और अब अपने विभाग में तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में मनसुख मांडविया पहुंचे हैं कार्यभार संभालने के लिए। और उनके साथ उनके विभाग में जो रक्षा खर्च से जो एमओएस है उनकी, वो भी साथ में नजर आ रही हैं। आज सुबह से ही तमाम मंत्री अपने अपने विभागों में पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। उसी सिलसिले में मनसुख मांडविया भी पहुंचे। और रेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, पदभार संभालने के बाद पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या वादा किया, वो भी आपको सुना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार सेवा करने का जो मौका दिया है, उसी सेवा की भावना से जिसमें एक साधारण से साधारण परिवार के जीवन में भी एक अच्छा स्थायी परिवर्तन आए, उसी भावना के साथ काम करेंगे। साथ ही साथ नौजवानों के लिए जो एक भविष्य की टेक्नोलॉजी की दुनिया बनानी है, एक ऐसी नींव बनानी है जिससे कि देश टेक्नोलॉजी में दुनिया के समकक्ष खड़ा हो, लीड ले। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसका प्रारंभ किया गया था। और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून को लागू करना उनकी प्रायोरिटी है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपना प्लान बताया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। उनके बारे में जागरूकता फैलाना, नागरिकों को सचेत करना, जागरूक करना कि ये कानून 1 जुलाई से लागू होंगे, तो इसके जो स्टेक होल्डर हैं उनसे संबंधित वर्कशॉप करना, सिंपोजियम करना, सेमिनार करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। जिस तरह से भारत की एक नई पहचान और छवि पूरी विश्व भर में बनी है, इस काम को आगे बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है।
प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकसित भारत बनाने में संस्कृति मंत्रालय और हमारा पर्यटन मंत्रालय दोनों विशेष योगदान करें। इस सब के लिए हम सब लोग समन्वित रूप से प्रयास करेंगे। और वहीं गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरी की बहुत संभावना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है। और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर काम करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। हमारे अभिभावक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। और मोदी सरकार 3.0 में 2 युवा मंत्री जिनको कैबिनेट बनाया गया और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी बनाया गया है, उन दोनों मंत्री चिराग पासवान और जयंत चौधरी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। 100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी जो है मंत्रालय के अधिकारी हैं और वो आज जानकारी भी मुझे देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई भी विभाग छोटा नहीं होता। उनको अपोजिशन का दायित्व निभाना चाहिए। सरकार हो या विपक्ष, सबका जिम्मेदारी है। अलग अलग रोल है मगर लक्ष्य एक है। तो हम अगर देश के जनता ने हमको सरकार चलाने का निर्देश दिया है तो हमको सही तरीके से सरकार चलाना चाहिए। और देश के जनता ने जिसको विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है उनको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना चाहिए। 62 साल के बाद ये तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का मौका मिला है और उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने का एक मौका मिला। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो उनका विज़न है कि गरीब जहाँ रोशनी अभी नहीं गई है या जाना बाकी है या कम गई है, उन जगहों में हम रोशनी पहुँचावें। और उस संबंध में ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ये इंडस्ट्री है, इसका एक अहम भूमिका होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और मोदी मंत्रिमंडल में शामिल जितिन प्रसाद और पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी का आगे के लिए विजन क्या है, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझको दी है। और ये जो विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का, ये हम लोगों के लिए आज के युग के लिए बहुत महत्व रखता है, ख़ासतौर से नौजवान पीढ़ी के लिए। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उनका जो भारत के प्रति 10 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको आगे और बढ़ाने में मुझे भी उस टीम में स्थान मिला है। I was not expecting this ministry, so it's a huge responsibility. So I have to definitely look into the prospects at which
my Prime Minister is looking forward to. After going through all those, the content of the next level of emerging petroleum systems in India, after learning it properly, maybe I will be able to put in my contribution. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विभाग की जिम्मेदारी के बारे में बताया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री जाधव प्रताप राव ने भी 100 दिन के रोड मैप का जिक्र किया है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी। हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है, और जिस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। जो हमने पिछले 5 सालों में हमने क्या काम किए, कौन से हमने किया और आगे हमको क्या प्लान करना है, तो पूरे 100 दिन का रोड मैप हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी हो सकता है। हमारे अधिकारी लोगों ने तैयारी करके रखा होगा, वो सब हम तैयार करके कुछ हमें लगता है कि ये भी हम कर सकते हैं, तो उसमें ऐड करके 100 दिन में अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने आज सुबह से ही अपने मंत्रालयों का काम संभालना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। पीएम मोदी की सीसीएस टीम में पिछली बार की तरह इस बार भी अमित शाह गृह मंत्री बनाए गए हैं। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास ही है। वित्त मंत्रालय के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर निर्मला सीतारमण पर ही भरोसा जताया है। वहीं एस जयशंकर पिछली बार की तरह इस बार भी विदेश मंत्री बनाए गए हैं। नई कैबिनेट में 10 कैबिनेट मंत्रियों के पास वही विभाग हैं जो पिछली बार थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को फिर सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया। पिछली 2 सरकारों में वो यही मंत्रालय संभाल रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के लिए एक बार फिर पीयूष गोयल पर भरोसा जताया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला, पहले भी वो मंत्रालय संभाल चुके हैं। जबकि बीजेपी संगठन से कैबिनेट में जगह देकर जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी मिला है। वहीं अश्विनी वैष्णव को रेलवे के साथ इस बार सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है। और एनसीपी के बाद अब शिंदे गुट वाली शिवसेना की नाराजगी खुलकर सामने आई है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने से पार्टी के नेता नाराज हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। 7 सांसदों की पार्टी होने के बावजूद शिवसेना को सिर्फ स्वतंत्र भारत के साथ राज्य मंत्री का ही पद दिया गया है, जिसको लेकर पार्टी नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोकसभा में शिंदे वाली शिवसेना के चीफ विप श्रीरंग बाणने ने नाराजगी जाहिर की है। श्रीरंग का कहना है कि एनडीए में शामिल उनसे कम सांसदों वाली पार्टियों को भी कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। कॅबिनेट मंत्रीपद द्यायला पाहिजे ही आमची अपेक्षा होती। 5 खासदार चिराग पासवानचे आमच्या नंतर आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं आणि शिवसेनेला खरं तर राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं। दुजाभाव शिवसेनेच्या बाबतीमध्ये होतोय। शिंदे गुट की शिवसेना की नाराजगी से पहले एनसीपी अजित गुट से भी मंत्री पद नहीं मिलने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की है। एनसीपी को स्वतंत्र प्रभार वाला एक राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया था, जिसे एनसीपी ने ठुकरा दिया था। और संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र को कुछ खास नहीं मिला, लिहाजा यहां के मंत्री खुश नहीं हैं। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार को उसका हक नहीं मिला। पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लगता है सभी आत्माएं अतृप्त हैं, खास करके एनडीए के उनके सहयोगी। महाराष्ट्र में तो हमारी सबकी आत्मा अतृप्त ही है। जब तक आपको सत्ता से नीचे नहीं खींचेंगे या महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी आत्मा यहाँ भटकते ही रहेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है और विभागों का बंटवारा कर दिया है, लेकिन बिहार को झुंझुना मिला है।
बिहार के दम पर ही सरकार केंद्र में बनी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को झुंझुना थमा दिया गया, सारे कट पीस मंत्री दे दिए गए, जिन विभाग महत्वपूर्ण विभाग तो बीजेपी अपने पास रख ली है। इसके बाद सोचना चाहिए कि किस तरह से बिहार की उपेक्षा हुई। कभी बिहार के पास रेल हुआ करता था, कभी बिहार के पास नागरिक उड्डयन विभाग होता था, कृषि विभाग होता था। ये कोई विभाग महत्वपूर्ण विभाग बिहार को नहीं मिला। बड़ी खबर है, योगी कैबिनेट से 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ट्रांसफर पॉलिसी को यूपी कैबिनेट की मंजूरी, लखीमपुर खीरी में हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी, गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को मंजूरी और नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को भी मंजूरी मिली है। वहीं ओबरा में 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ाने को मंजूरी। ओबरा में 2 पावर प्लांट की लागत 13,005 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर फिलहाल रोक से इनकार कर दिया है। परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। आज नीट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के जरिए पेपर लीक के आरोप लगाते हुए नए सिरे से नीट की परीक्षा कराने की मांग की गई है। आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, एनटीए को जवाब देना चाहिए। एनटीए को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है। चीज़ में कोई राहत नहीं। उन्होंने बोला नहीं, हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है, सेंटिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये दिखा रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर ये मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था। हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है। और नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता अलख पांडे के वकील से बात की TV9 संवाददाता पीयूष पांडे ने। अलख पांडे की याचिका पर कल सुनवाई होनी। हमने याचिका में यह मांग किया है कि पारदर्शिता के लिए कदम उठाए जाएं, क्योंकि इस एग्जाम में पारदर्शिता पर सवाल चिन्ह है और जो समिति एनटीए ने बनाई है वो समिति ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में समिति आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका पर सुनवाई की, शिवांगी मिश्रा की याचिका पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। तो कल जो आपकी याचिका पर अगर सुनवाई होगी तो क्या उसमें आप रोक लगाने की मांग करेंगे? रोक लगाने की हम मांग करेंगे। माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय से भी लोगों ने मांग की थी रोक लगाने की, वहाँ भी मांग पर रोक नहीं लगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सब्जेक्ट टू आउटकम है। काउंसलिंग जो भी होगी वो फाइनल जो फैसला होगा उसके तहत ही हो रहेगी, उससे आगे नहीं जा सकेगी। तो कल आपकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज शिवांगी मिश्रा की याचिका पर सुनवाई थी और कल अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई हो सकती है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब आगे काउंसलिंग पर रोक लगाता है या फिर नहीं, क्योंकि आज शिवांगी मिश्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। और छत्तीसगढ़ से अहम खबर, बलौदा बाजार में हुई हिंसा की जांच तेज हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव और डीजीपी से हिंसा पर रिपोर्ट तलब की गई है। पूरे बलौदा बाजार में धारा 144 लागू है। हिंसा के बाद भारी तादाद में यहां पुलिस बल की तैनाती की गई। और वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने देर रात बलौदा बाजार का दौरा किया है। वो कलेक्टर ऑफिस भी गए, जिसे सतनामी समुदाय के लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। रात करीब 2 बजे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और मंत्री दयाल दास बघेल घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने बलौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी से घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय समेत पूरे शहर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मामले में बड़ी जांच के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। बलौदा बाजार में सोमवार को सतनामी समुदाय का प्रदर्शन अचानक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और देखते ही देखते भीड़ ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, जबकि पूरे कलेक्टर कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। 16 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान बलौदा बाजार में रैली जुलूस पर पूरी तरह बैन रहेगा। इसके साथ एक जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और अब छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के हालात कैसे हैं, देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता की ये रिपोर्ट। बलौदा बाजार की हिंसा और आगजनी की घटना के बाद अब जिला प्रशासन इसका मौका मुआयना कर रहा है, लेकिन इस भयावह तस्वीर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, ये वो कलेक्टर बिल्डिंग है, एसपी बिल्डिंग है, पुलिस अधीक्षक जो कार्यालय है और कलेक्टर कार्यालय दोनों ही एक ही भवन, एक ही बिल्डिंग में यहाँ पर थे। नई बिल्डिंग बनी थी, भाजपा सरकार के दौरान में इस भवन को बनाया गया था और अब इसकी स्थिति देखिए कि पूरी तरीके से जल के राख जो है वो आधी बिल्डिंग हो चुकी है। लेकिन मैं आपको कुछ गाड़ियाँ भी दिखाना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ पर आए थे, सतनामी समाज का प्रदर्शन था। पहले उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कही थी, समाज के लोगों के द्वारा सभी लोगों को इकट्ठा करवाया गया था। गुस्सा इस बात को लेकर था कि जो जैतखाम जो सतनामी समाज के आराध्य स्थल है, देव स्थल है, जहाँ पर तमाम पूजा अर्चना की जाती है, उसको लेकर वहाँ पर हुई तोड़फोड़ और वहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भी किया गया था कृत्य, उसको लेकर गुस्सा था कि उस पर जो शिकायत की गई है वो शिकायत पर कार्रवाई सही तरीके से नहीं हुई है। ये देखिए, ये गाड़ियाँ, किसी की भी गाड़ियाँ कुछ भी जो है वो पहचान पर नहीं आ रही है। और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जिन लोगों की गाड़ियां जलाई गईं, टीवी 9 की टीम ने उनसे बात की। गुस्सा जो था वो किस कदर लोगों का फूटा है, किस कदर लोगों के गुस्से का शिकार जो है वो यहाँ पर न केवल प्रशासनिक भवन यहाँ पर हुए हैं, बल्कि लोगों की गाड़ियाँ आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों को तोड़ा गया है। ये गुस्से का वो मंजर है, ये वो नज़ारा है, जीता जागता चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई है वो कितनी बड़ी संख्या में थी। ये साफ मंजर जो है वो गाड़ियों के बीच से नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, आपकी गाड़ी है ये? हाँ, मेरी गाड़ी है। ये जब घटना हुई तब आप लोग कहाँ थे? अपने चैम्बर में थे, काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ। तो ये क्या गाड़ियों को हटाकर यहाँ लाया गया या यहीं खड़ी थी गाड़ी? नहीं, अब हम तो यहाँ पे पेड़ की छांव है करके यहाँ पे जस्ट पार्किंग करके अपना काम कर रहे थे। बट जब ये घटना घटी तो सुरक्षा की दृष्टि से सभी गेट बंद कर दिए थे ताकि कोई असामाजिक तत्व तो अंदर ना आए। तो हम ना बाहर आ नहीं सके गाड़ी को हटाने के लिए, और जब तक आए तब तक के पूरा गाड़ी जो है डैमेज हो चुका था। आप लोगों के सामने ये तोड़फोड़ हो रही थी? अब हम तो केबिन में थे, ऊपर से जो भी अब खिड़की से झांक सकते थे बस वही देखे हैं, बाकी तो अब उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। मौके से हमारे संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन कल कैसे बलौदा बाजार में जमकर हिंसा हुई, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हजारों हजार की उग्र भीड़ ने जो कुछ किया उससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हजारों की उग्र भीड़ बेहद हिंसक तरीके से आगे बढ़ रही थी। इनसे बचने के लिए पुलिस वाले भी भागते नजर आए। कुछ नहीं होना है, अगर किसी साथी को अपनी क्षति होगी तो हमारा ही भाई है, देखो हमारा ही भाई है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी, लेकिन कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। हजारों की भीड़ के आगे चंद पुलिस वाले उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह उग्र भीड़ लगातार कोहराम मचा रही थी। गुस्साए लोगों ने कलेक्टर दफ्तर में आग लगा दी। आग लगने से कई विभागों के दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग ही लगा दिए बॉस। लोगों ने आधा दर्जन से ज्यादा बाइक और कारों को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि दमकल की 2 गाड़ियों में भी आग लगा दी और एक में तोड़फोड़ की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की थी, लेकिन लोगों ने उसे भी तोड़ दिया। इस घटना में कई पुलिस वालों के भी जख्मी होने की खबर है।
इस मामले में सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। तो कल TV9 भारतवर्ष ने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी। एक बार फिर हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जब कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ी तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई, कलेक्टर दफ्तर तक को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी का आलम यह था कि तमाम अफसरों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। जो पुलिस वाले मौके पर मौजूद थे उनकी संख्या कम थी और बवाल करने वाले जो उपद्रवी वहां पर मौजूद थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। ये हालात हो गए, लॉलेसनेस की स्थिति बन गई और हालात को संभालने के लिए आसपास के जिलों से पुलिस बल को बुलाना पड़ा। हालात काबू में आए हैं, लेकिन उग्र भीड़ ने इस तरह से क्यों तांडव मचाया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है और मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। जांच रिपोर्ट तलब की गई है, तमाम आला अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करके पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस बड़े बवाल के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? बलौदा बाजार में अभी क्या स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में बताई जा रही है और कुछ पता चल पाया है कि इतना बड़ा बवाल आखिर कैसे मुमकिन हो पाया? प्रशासन को इन चीजों का कोई अंदाजा पहले से क्यों नहीं था? देखिए, प्रदर्शनकारियों की जो स्थिति थी उसको लेकर यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस को क्या इसकी पहले से जानकारी नहीं थी, क्योंकि 5 दिन से लगातार प्रदर्शनकारी पहले से ही कह रहे थे कि वो इस तरीके का उग्र प्रदर्शन करेंगे। उग्र प्रदर्शन की चेतावनी पहले से दी गई थी और उसके बावजूद इस तरीके की घटना, हालांकि अभी मौके पर फॉरेंसिक की जो टीम है, 5 सदस्यीय टीम, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और इसके अलावा जो तमाम IG SP है वो भी, कलेक्टर वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक्स्ट्रा अलग से जो अन्य जिलों की फोर्सेस है उनको यहाँ पर बुला लिया गया है। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम और अलग अलग विभागों की जो टीम है वो ये जांच कर रही है कि किस तरीके के दस्तावेज जले हैं। पुलिस विभाग और कलेक्टर दोनों का ही ऑफिस यहाँ पर था, तो SP का ऑफिस भी था और कलेक्ट्रेट ऑफिस भी यहाँ पर था। तो उस नई बिल्डिंग में जो फिलहाल जो घटना यहाँ पर हुई है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल फॉरेंसिक के साथ में अन्य विभाग जो है वो जांच की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी जो टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, IG के साथ में तमाम जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो भी मौका मुआयना कर रहे हैं। फॉरेंसिक ने कुछ दस्तावेज यहाँ पर से उनकी तरफ से लेकर जाया गया है और अब आने वाले दिनों में जो जांच है वो भी यहाँ पर की जाएगी। लेकिन 120 लोगों की गिरफ्तारी एक बड़ी संख्या यहाँ पर फिलहाल, हालांकि इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल जो बाइट है या बयान है वो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 120 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की जो बात है वो फिलहाल कही जा रही है। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है और गिरफ्तारी अभी भी लगातार जारी है। तो ये कहा जा रहा है कि पहले वीडियो के आधार पर, CCTV फुटेज के आधार पर जिन लोगों ने आगजनी की है, मारपीट किया है, पथराव किया है, वो लोगों को पहले आइडेंटिफाई करके उन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि पहले से पत्थर लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। बिल्कुल अमित, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बलौदा बाजार के हालात इस वक्त क्या है, हमारे संवाददाता बता रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुए आतंकी हमले की साजिश POK में रची गई थी। कब से इस हमले की साजिश रची जा रही थी, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 महीने पहले POK के खाईगल गांव में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की साजिश को रचा गया था। तस्वीरें POK की हैं, जहां सोपोर में मारे गए 2 आतंकियों अब्दुल वहाब और सनम जफर के समर्थन में 300 से 400 आतंकी इकट्ठा हुए थे और उस समय भारत में आतंकी हमले की वारदात को अंजाम देने की कसम खाई थी। कमी महसूस करें। रियासी में आतंकी हमले की शुरुआती जांच को लेकर दावा किया जा रहा है कि हमले में विदेशी आतंकवादी को शामिल होने के सुराग जांच एजेंसी को मिले। हमले का पैटर्न लश्कर से मेल खाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर का इसमें हाथ होने का शक है। खबर है कि आतंकी हमले के आरोपी अभी भी घाटी में ही छिपे, जिनकी तलाश जारी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक POK में हमले की साजिश रची गई थी और लश्कर ने अबू हमजा को हमले की जिम्मेदारी दी थी। 10 जून को रियासी में शिवखोड़ी धाम से दर्शन करके लौटते समय तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ था। तभी से आतंकियों की तलाश में घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले के समय 50 लोग बस में मौजूद थे। आतंकी हमले में 2 साल के बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। और जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ आज कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से एक खास अपील भी की गई है।
रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमलों को लेकर लोग भड़के हुए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां सनातन धर्म सभा ने श्रद्धालुओं पर हुए इस आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बिना स्थानीय लोगों की मदद के इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देना मुश्किल है। ऐसे में घाटी में आतंकवाद को समर्थन देने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो निर्मम हत्या हुई है, आतंकवादी जो घटना है, ये काफी समय के बाद ये घटना हुई है, लेकिन हम चाहेंगे एलजी प्रशासन से चाहेंगे कि इस घटना की गहन जांच हो। वहीं जम्मू के कठुआ में पाकिस्तान के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इस आतंकी हमले के लिए खुलकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। आतंकी हमले के खिलाफ जयपुर में भी लोग गुस्से में हैं। आतंकी हमले में राजस्थान के भी 4 लोगों की मौत हुई है। हाथ में आतंकवाद खत्म करो के नारों के साथ लोगों ने विरोध मार्च निकाला। दिल्ली सरकार का आरोप है कि दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है और दिल्ली के उपराज्यपाल हरियाणा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल जिस तरह के हालात है उसे देखते हुए कह पाना मुश्किल है कि दिल्ली का जल संकट कब खत्म होगा। तस्वीरें दिल्ली के चाणक्यपुरी की है, जहां पिछले कई हफ्तों से पानी की सप्लाई में कटौती से लोग परेशान हैं। ऐसी शिकायतें दिल्ली के कई इलाकों से सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार का आरोप है कि दिल्ली को हरियाणा से उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हालात बिगड़े हैं। इसे लेकर एक दिन पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी से मुलाकात भी की थी। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल हरियाणा की बीजेपी की सरकार की हरकतों पर पर्दा डाल रहे हैं। कि जब मैं और आतिशी एलजी साहब से मिलने गए तो एलजी साहब ने खुद बताया कि मैंने 3 वीडियो कैमरा लगाए हैं ताकि इस बैठक की रिकॉर्डिंग मैं करूं। एलजी साहब कुछ भी कर देंगे, उस वीडियो को सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर वो वीडियो सामने आ गया तो भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब पूरे देश के सामने एक्सपोज हो जाएंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं। और भीषण गर्मी के बीच आज देश के कई राज्यों से आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। भीषण आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार जिले की हैं, जहां सुबह के समय अचानक एक पाइप बनाने वाली कंपनी में आग लगने की खबर सामने आई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में इसने विकराल रूप ले लिया। इस भीषण आग में कंपनी के गोदाम में रखा लाखों का सामान जल गया। 10 किलोमीटर दूर तक धुएं के इस गुबार को देखा गया। प्लास्टिक पाइप होने की वजह से आग बुझाने में खासी परेशानी आई। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में एक डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन इस भीषण आगजनी में फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कहा जा रहा है कि आग नीचे के फ्लोर से शुरू हुई और कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। डायपर मटेरियल की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। इससे पहले आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से भी आग की खबरें सामने आई। यहां एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और अब हापुड़ से आया हुआ एक वीडियो आपको दिखाएंगे, जहां टोल टैक्स मांगना कितना महंगा साबित हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हापुड़ की है, जहां टोल बूथ पर टोल टैक्स मांगने से जेसीबी का ड्राइवर इतने गुस्से में आ गया कि उसने टोल बूथ पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। टोल पर मौजूद कर्मचारी उसे रोकते रहे, लेकिन वो नहीं रुका और जेसीबी के दोनों ओर मौजूद टोल बूथों पर जमकर तोड़फोड़ करता ही रहा। इस बीच टोल बूथ पर मौजूद एक कर्मचारी ने वहां का वीडियो बना लिया। टोल ना देने के चक्कर में जेसीबी वाले ने बूथ का ऐतिहासिक कर दिया है। दोनों बूथ तोड़ दिया, दोनों बूथ को तोड़ दिया है, नुकसान कर दिया टोल ना देने के कारण। यह गाड़ी का जेसीबी का नंबर है UP 14 KT 4255। टोल बूथ पर तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी टोल टैक्स मांगने पर तोड़फोड़ करने और मारपीट करने के कई मामले सामने आते रहे हैं।